हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम जो पिछली वाली वीडियो था उसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं। जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर हम सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल मतलब सैलाइन सॉइल लवणीय मृदा की बात करेंगे। हमारे पूरे भारत के अंदर क्षेत्रफल की बात करें तो 674 मेगा हेक्टेयर क्षेत्रफल है जो सॉल्ट अफेक्टेड है। गुजरात के अंदर अगर राज्य की बात की जाए तो गुजरात के अंदर ये सबसे ज़्यादा है, फिर यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और एमपी। अगर राजस्थान के अंदर क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये 0.37 मेगा हेक्टेयर है। अगर लाख हेक्टेयर की बात की जाए तो 3.74 लाख पर हेक्टेयर है। और जिले की बात की जाएगी तो राजस्थान के अंदर तो नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, बीकानेर के अंदर इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। हम लवणीय सैलाइन सॉइल कैसे प्रभावित होती है, उसके कारक क्या हैं, उनकी बात करते हैं। जो पहला कारक है वो उर्वरक है। उर्वरक की वजह से लगातार जो क्षारीय उर्वरक के उपयोगों से लवण प्रभावित मृदा निर्माण होता है। NO3- और NaNO3 जैसे उर्वरकों का प्रयोग बार बार करने से जो हमारी मृदा है वो लवणीय प्रकृति की हो जाती है, सैलाइन नेचर की हो जाती है। बात करते हैं हम अब पैतृक पदार्थ क्षारीय पैतृक पदार्थों से लवण प्रभावित मृदा का निर्माण होता है। क्षारीय चट्टानें बेसाल्ट से काली मृदा बनती है। जो बेसाल्ट होती है वो लवणीय व क्षारीय हयानन होती है और काली मृदा कभी भी अम्लीय नहीं होती है। बात करते तीसरे जलवायु शुष्क एवं अर्धशुष्क, जहाँ पे वर्षा कम होती है और तापमान अधिक हो वहाँ पे लवणीय मृदा हो जाती है। लवणीय जल उपयोग, अगर बार बार में हम लवणीय जल का उपयोग करेंगे तो उसे भी लगातार लवणीय जल का उपयोग सिंचाई हेतु करने पर मृदाएं लवणीय प्रभावित हो जाती हैं। जल निकास की अगर उत्तम व्यवस्था नहीं होगी तो भी लवणीय प्रभावित मृदा हो जाएगी, कठोर परत बन जाएगी उसके अंदर। तो ये थे हमारे लवणीय प्रभावित सैलाइन सॉइल के प्रभावित होने वाले कारक। अब इसके अंदर हम बात करते हैं ईसी और ईसीपी की। ईसी जो होती है वो विद्युत चालकता होती है। विद्युत चालकता क्या दिखाती है? शुद्ध जल विद्युत की कुचालकता, जिसके अंदर मापन ईसी मीटर होता है और इसकी यूनिट DCM -1 mm पर हेक्टेयर होती है। उपयोग इसका लवणों की सांद्रता मापने में इसका उपयोग किया जाता है। ईसी प्रोपोर्शनल है लवणों की सांद्रता के ऊपर। अब बात करते हैं ESP। ये विनियमित सोडियम प्रतिशत है, जिसके अंदर सोडियम परसेंटेज निकालने के लिए विनियमित सोडियम की मात्रा अपॉन ECC × 100 कर देते हैं, जिसे किसी मृदा की EC में सोडियम धनायन की मात्रा ECP कहते हैं। अब बात करते हैं हम जो लवणीय मृदा होती है उसको वाइट एल्कलाइल सॉइल बोलते हैं। सफ़ेद ऊसर मृदा होती है जिसका एग्जाम्पल है सोलन चाक, इसका एग्जाम्पल है। क्षारीय मृदा होती है जिसको हम ब्लैक एल्कलाइल सॉइल बोलते हैं। काली ऊसर इसका एग्जाम्पल है सोलनेटेज। और लवणीय क्षारीय मृदा होती है उसको हम मृत मृदा बोलते हैं, वो सोलोनोडाई होती है। अब बात करते हैं लवणीय प्रभावित मृदाओं का सुधार। लवणीय प्रभावित मृदाओं का जो सुधार होता है वो 3 तरीके से हो सकता है: भौतिक फिजिकल मेथड, रासायनिक केमिकल मेथड, जैविक विधि बायोलॉजिकल मेथड। जो फिजिकल मेथड है वो सिर्फ लवणीय मृदाओं के सुधार के लिए किया जा सकता है, और जो रासायनिक विधि है वो लवणीय और क्षारीय मृदा दोनों के लिए सुधार के लिए किया जा सकता है। और जो बायोलॉजिकल मेथड है वो कार्बनिक पदार्थों विच्छेदन कार्बनिक अम्ल में चेंज कर देता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फिजिकल मेथड में सबसे पहले हम बात करेंगे निच्छालन क्या होता है? इंग्लिश में हम उसको लीचिंग कहते हैं। लीचिंग क्या होती है? भौतिक विधियों का सर्वश्रेष्ठ विधि है, ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है और लवणीय मृदाओं के सुधार हेतु ये सबसे उत्तम विधि है। सबसे पहले खेत के अंदर समतल करते हैं, समतल करने के बाद में फिर मेड़ बनाई जाती है और फिर मेड़ बनाने के बाद में खेत में पानी भर देते हैं। जो पानी भरने के बाद में जितने भी लवण हैं वो निच्छालन होकर नीचे चले जाएंगे, रूट जोन के नीचे चले जाएंगे, उसको लीचिंग कहेंगे।
और फिर दूसरा मेथड है खाई खोदना। खाई खोदना को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेंचिंग। ट्रेंचिंग ये बहुत महंगी विधि है और ये स्थायी विधि भी नहीं है, इसलिए इसे किसान इसका उपयोग नहीं करते हैं। फिर भी मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि ट्रेंचिंग होती क्या है। ट्रेंचिंग क्या होता है, खेत के एक किनारे पर खाई खोदते हैं तथा उसकी मिट्टी को मेड़ पर डाल देते हैं। फिर कुछ अंतराल के पश्चात दूसरी खाई खोदते हैं, फिर जिससे ऊपरी मृदा को पहले वाली खाई में नीचे की तरफ तथा निचले वाले लवणों का वर्गीकरण कर देती है। ठीक है, इसे हम ट्रेंचिंग कहेंगे। बात करते हैं तीसरा बहाना। बहाना को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैशिंग फ्लडिंग। खेत के में पानी भरकर लवणों को पानी में छोड़ देते हैं तथा जब पानी को खेत से बाहर निकालते हैं तो लवण भी पानी के साथ में बहाकर निकल जाते हैं। ठीक है, इसे हम फ्लशिंग फ्लडिंग कहते हैं। अब बीच में आपने लीचिंग किया था। अब लीचिंग रिक्वायरमेंट एक टर्म आएगा, अगर इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है, जिसमें खेत में उपस्थित लवणों के निश्चालन हेतु आवश्यक जल की मात्रा से निश्चालन मांग कहते हैं, उसको हम लीचिंग रिक्वायरमेंट कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है LR=ECI/ECD। आई का मतलब यहाँ पे सिंचाई जल है और डी का मतलब यहाँ पे जल निकास है। अब चौथे पॉइंट पे बात करते हैं खुरचना। खुरचना स्क्रैपिंग होता है, इससे मृदा की उर्वरा शक्ति का ह्रास होता है, क्योंकि ऊपरी सतह ही पोषक तत्व होते हैं। ऊपरी सतह पे ही पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए उसमें हमारे को सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल में हमको नुकसान होता है। और फिर बात करते हैं गहरी जुताई। गहरी जुताई, अगर गहरी जुताई द्वारा मृदा की कठोर परत पर तोड़ देते हैं, जिससे लवणों का निश्चालन हो जाता है। और सिक्स की बात करते हैं जल निकास। जिससे खेत में जल निकास की व्यवस्था नहीं होती है, वह लवणीय मृदा बन जाती है। अतः जल निकास की व्यवस्था करने पर इनका सुधार हो जाता है। अब बात करते हैं रासायनिक विधि। रासायनिक विधि के अंदर हम किस किस तरह से इसका सुधार कर सकते हैं। रासायनिक मृदा सुधारक उनको सॉइल अमेंडमेंट्स कहा जाता है। वे पदार्थ जिनका उपयोग समस्याग्रस्त मृदा के सुधार हेतु किया जाता है, उन्हें रासायनिक मृदा सुधारक कहा जाता है। जिसके अंदर हम आपको सबसे पहला एग्जाम्पल देते हैं जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 और गंधक फॉर्मूला जिसको हम सल्फ़र बोलते हैं। सल्फ़र का सल्फ़र की जो अम्लीय तुल्यांक होती है वो 0.18 होती है, जैसा अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और गंधक अम्ल जो होता है वो H2SO4 होता है, जिसकी अम्लीय तुल्यांक होती है वो 0.57 होती है। पायराइट होती है, और जैसा अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप स्क्रीन पे आराम से इसको देख के नोट कर लें। और सल्फेट होता है, आयरन पायराइट होता है, ये सब के आप नोटिंग कर लें। अब इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है जिप्सम। जिप्सम का प्रयोग सर्वप्रथम क्षारीय मृदाओं के सुधार हेतु काम में लिया जाता है। ये सबसे पहले यूपी में काम में लिया गया था GW लेथर के द्वारा। जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है वो CaSO4 होता है, जिसके अंदर कैल्शियम होता है 23.4% और सल्फर होता है 18.6%। आपके जानकारी के लिए बता दूं, जिस भी रसायन के अंदर, जिस भी केमिकल के अंदर सल्फर होगा, उसका आप उपयोग लवणीय मृदा के सुधार के लिए उपयोग में ले सकते हैं। उसका आप सैलाइन में सॉइल के लिए कंट्रोल कर सकते हैं, जिस भी केमिकल के अंदर सल्फर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम जैविक विधि। जैविक विधि है वो कार्बनिक पदार्थों का उपयोग क्षारीय व लवणीय मृदाओं के सुधार हेतु कर सकते हैं। इसमें आप जो पहला एग्जांपल है वो FIM है। आप FIM का उपयोग फार्म यार्ड मैन्योर का उपयोग कर सकते हैं। हरी खाद का उपयोग कर सकते हैं। हरी खाद के अंदर अपने भारत में सबसे उपयुक्त जो फसल है वो ढैंचा है, जिसका pH 4 होता है। और शेरा प्रेशमड ये गन्ने का सह उत्पाद होता है। और फसलों का अवशेष, जो भी फसलों का अवशेष ज़्यादा खेत में, और खपतवारों का उपयोग कर सकते हैं। सत्यानाशी जिसका pH भी 4 ही होता है। और अभी स्क्रीन पे आपके कुछ लवणीय सहनशील फसलें और लवण सहनशील फल दिखाए जा रहे हैं जो टॉलरेंट हैं। तो जिसमें लवण सहनशील फसलें, उसके अंदर आपके चुकंदर, जौ, ढैंचा, कपास, पालक आता है। और लवण सहनशील फल होते हैं, उसके अंदर आपका फालसा, खजूर, बेर, अनार और बील पत्तर आता है। फिर आपने ये पूरे टॉपिक में देखा होगा कि SR और इसका RS का भी जिक्र हुआ है, जिसमें SR की अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि सोडियम अधिशोषण अनुपात होता है, जिसको सोडियम अब्जॉर्प्शन रेशो कहते हैं। इसका फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये SR=Na+/C2 √Ca2+
प्लस Mg2+ अपॉन में 2 आएगा, ठीक है। और RSC होता है वो अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट होता है। इसका फॉर्मूला RS = CO3 - 2 प्लस HCO3 माइनस Ca++ Mg2+। आई होप गाइज़ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू।